कि कुछ लोगों को बेनकाब किया जाए। तो पूरे देश में चर्चा होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब इस पे सुनवाई बहुत हो गई है, अब हम चैम्बर में बैठ के इस पे फैसला करेंगे। हमने उसका भी बड़ा लंबा इंतजार किया, लेकिन हमने अपनी मुहिम को नहीं रोका। हमने कहा देश को सच सच बताते हैं कि ये आर्टिकल 35 क्या चीज़ है, क्योंकि इस देश ने 70 साल से 370 इतना सुना था कि लगता था कि 370 पता नहीं क्या चीज़ है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने इसका प्रचार भी किया वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे, कि जो असली धारा थी जिसके कारण, जिसका इंसर्शन ही भारत के संविधान में इलीगल था, उसके रेमिफिकेशंस क्या थे, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, ये दूसरी बात है। तो जब दुनिया ने कहा कि आपकी 21वीं सदी होगी, तो वो लोग कह रहे थे जो आपके 5000 वाले वाले पुराने पुरुषार्थ को जानते थे कि ये कौन लोग हैं, किन के वंशज हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें बनाई। तो जिस नरेटिव को इस देश में आना चाहिए था, उस नरेटिव को देश में लाने के लिए जो माध्यम थे वो आज़ादी के बाद से उन राष्ट्रवादियों की सोच के वो नुमाइंदगी नहीं करते थे। आपको अखबारों में लेटर टू एडिटर तक भी आपका नहीं छापा जाता था। आपके किसी इशू को बड़ा बनाया ही नहीं जाता था। और इस पर पार्टी से चलते एक किसी गांव में, किसी शहर में, किसी भीड़ ने किसी गलतफहमी के चलते किसी की हत्या कर दी। हत्या किसी की भी गलत होती है, लेकिन वो खबर यूएनओ तक जाएगी, वो अमेरिका तक जाएगी। लेकिन इस देश में 3-4 बड़े ऐसे घटनाएं हुई हैं, वो खबर ही नहीं बनते। 3,500 सरदारों को भारत की राष्ट्रीय राजधानी में, उस जगह जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, आपने दौड़ा दौड़ा करके मारा। उस वक्त के सत्ता में बैठे हुए लोगों की देख रेख में सामूहिक आपने जेनोसाइड किया, एक तरफा मारा। लेकिन हमने उस नरेटिव को भी किस तरह डाइल्यूट किया, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज उस घटना को हुए काफी साल हो चुके। इस बीच में कई सरकारें आईं। पहला सबसे बड़ा झूठ कहा गया कि कैसे हम इसको डाइल्यूट करें। तो जिन 3,500 सिखों को मारा गया दिल्ली में, पहली बार तो उसको यह कहा गया कि ये सिख दंगे थे। अब दंगा 2 लोगों के बीच में होता है, अपने आप सर में कोई चाकू नहीं मारता है। तो आपने मैसेकर को, कार्नेज को, एक तरफा हत्याओं को दंगा कहना शुरू कर दिया। सिख रॉइट्स। ऐसा लगता है कि सिख किसी की हत्या करने घर से निकले थे और 2 अलग अलग कम्युनिटीज में कोई दंगा हो रहा था, तो आपने उसको रॉइट कहना शुरू कर दिया, ताकि एक तरफा राजनीतिक देखरेख में जो हत्याएं हुई उनको आपने रॉइट कह करके बौना बनाया। और इस जागरूक समाज ने उसी दौर की एक छोटी सी रेफरेंस के लिए घटना देना चाहता हूं। ये सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये सब हुआ। जिस कांग्रेस पार्टी का जिक्र, आप राजनीतिक तौर पे, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, न मैं इस विचारधारा का हूं न उस विचारधारा का हूं, लेकिन अपनी बात के रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता ने, जिसके पिताजी देश के राष्ट्रपति थे, नाना जिसके राष्ट्रपति थे, जिनके पिता गवर्नर थे, विदेश मंत्री रहे, कई वजारतों पे रहे, वो खुद भी भारत के कानून मंत्री बने, कई वजारतें उनके पास रहीं, मंत्री रहे। 1984 के अंतिम महीने में यह घटना होती है। मात्र 4 से 5 महीने बाद 1985 में वो महान शख्स जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि गरीब थे, भटके हुए थे तो इसलिए पत्थर मार रहे थे। बहुत समझदार लोग थे। उनके पूरे परिवार में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास विदेशों से डिग्री ना आई हो। उस शख्स ने एक किताब लिखी, मात्र 6 महीने 7 महीने के गैप से एक किताब लिखी, और बड़े कद्दावर लीडर हैं। और उस किताब का नाम था
एट होम इन इंडिया, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। आप इस किताब को नोट करें, सर्च करें और सिर्फ 2-3 पन्ने पढ़ लें। उस कांग्रेस के इतने बड़े लीडर ने यह किताब लिखी और उस किताब में क्या कहा यह देश को नहीं पता चला, क्योंकि सेकुलरिज्म की आंधी के अंदर मुसलमानों को कुछ भी कहने और करने की छूट है। इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुसलमानों के कम्युनलिज्म को अगर आप कम्युनलिज्म कहेंगे तो आप जो हैं सेकुलर नहीं हैं, आप कम्युनल हैं। और इस समाज के अंदर यह शक्ति समाप्त हो चुकी है कि पंजाब में होने वाले आतंक का नाम हमको पता चल जाता है। 2 लोगों को आप पकड़ते हैं नाजायज और जायज तरीके से, आज तक उन पे चार्ज नहीं प्रूफ कर पाते, लेकिन इस देश में हिंदू टेरर की थ्योरी बना दी जाती है। लेकिन 500 से ज्यादा, दिल्ली हो, पटना हो, कोयंबटूर हो, जम्मू हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, 500 से ज्यादा हमले और धमाके करने वालों का नाम भी पता है, मजहब भी पता है और उनके आतंक के बारे में भी पता है। पूरी दुनिया को उनके आतंक वालों का धर्म पतंग है, लेकिन भारत के अंदर हमारा समाज इतना पाखंडी और इतना मक्कार है कि हम या तो कहने से डरते हैं या कहने से बचते हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह पाते कि भारत इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। हम अलग अलग तर्क देते हैं, हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपकी खामोशी ये बताती है कि या तो आप डरते हैं या एक इस बात से डरते हैं कि कहीं हमने ये शुरू किया तो हम जो पॉलिटिकली करेक्ट हैं, जो सेकुलरिज्म की हमने बड़ी बड़ी चादरें बिछा रखी हैं हरे रंग की, ये सब एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन ना तो मुझे सत्ता का कोई लेना देना है, ना किसी विचारधारा से मेरा कोई मतलब है। भारत आज संवैधानिक तौर पे इस संविधान के माध्यम से जो इसमें नहीं था उसको आपने ऑर्डर और एक्ट के माध्यम से भारत को इस्लामिक देश बनाने की तरफ ये देश बढ़ रहा है। अभी तो आपने इस खतरे को, मैं समझता हूं, आपने भांपा, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो हो सकते हैं कि जब इस देश के अंदर टूटन शुरू हो तो बच्चों के साथ इटली चले जाएं, जापान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लेकिन 90% लोगों को यहीं रहना है और यहीं मरना है। इसलिए मैं उन 90% लोगों से बार बार अपील करता हूं, किसी समस्या से भागना उसका सलूशन नहीं है। अगर आज आप सामना कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी आने वाली दूसरी पीढ़ी जो है आराम से रहेगी। आपने एडजस्टमेंट किया, उस एडजस्टमेंट का नतीजा यह है कि जिस सनातन संस्कृति के अंदर हमने कभी हथियारों की पूजा की लेकिन हथियार नहीं चलाया, हमने शास्त्रों को भी नहीं पढ़ा और ना शस्त्रों का महत्व जाना। हमारा पूरा इतिहास कहता है कि हमने आज तक दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया। आप अजीबोगरीब बात देखें, आपने हमला नहीं किया किसी देश के ऊपर। आप तो उस परंपरा के लोग थे कि आपके आराध्य देवता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी को भी कोई उठा के ले गया था। आप वहां तक गए, आप सेना से बहुत ताकतवर थे, आपने सब कुछ वहां किया, न वहां की जनता को नुकसान पहुंचाया, और उस सोने की लंका में से आप अपनी पत्नी को लिया और वहीं के लोगों को राजपाट सौंप के आप वापस आए, वहां से एक तिल और कांटा लेके नहीं आए। कोई आरोप नहीं लगा सकता आप पे कि आप लुटेरे हैं, आप लोगों को लूटने के लिए निकलते हैं।
लेकिन अजीबोगरीब बात है, जो 1400 साल पहले लूटने की प्रवृत्ति से पैदा हुए थे और जिनके लूट में